अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते, कुछ नियम समझ लेते। और उसके लिए हम समझते पहले कि अंतराल में सातत्य क्या होता है। देखना, अंतराल में सातत्य, सातत्य पहली बात तो सातत्य। तो पहली बात तो हम ये समझ ले कि अंतराल क्या होता है। सपोज करें कि हमारे पास में एक ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पर यहाँ पर क्या है, 0 लिखा हुआ है, ठीक है। और 0 लिखा हुआ है, ये -1 है, ये क्या है -2, और ये 1 और ये 2 है, और इस प्रकार से इधर भी इनफाइनाइट की ओर जाएगी, इधर भी इनफाइनाइट की ओर जाएगी। अगर हमें अंतराल के रूप में अगर इसको लिखना है तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये देखेंगे। अंतराल दो प्रकार के होते हैं, एक तो खुला अंतराल, एक क्या बोला जाता है, खुला अंतराल, अंतराल, और दूसरा होता है बंद अंतराल, बंद अंतराल, अंतराल। इसको ओपन इंटरवल बोला जाता है इंग्लिश में, ओपन इंटरवल, इंटरवल, और इसको बोला जाता है क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ये बात क्लियर है। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल बोलिए, चाहे खुला अंतराल और बंद अंतराल बोलिए, चाहे विवृत अंतराल, विवृत अंतराल, अंतराल या संवृत अंतराल, ये सारे नाम मालूम होना चाहिए भाई, मैं इसलिए डबल डबल नाम लिख रहा हूँ। संवृत अंतराल, अंतराल। और क्या होता है, ये नाम याद रखने का मतलब ये है कि कई बार क्या ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है, कई बार ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है, और इंग्लिश में अगर बोला जाए तो जनरली हम ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल इसको बोलते हैं। इसको खुला अंतराल को इस ब्रैकेट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और ए कामा बी, जैसे अगर ए और बी के बीच के अगर सदस्यों को अगर हमें इंडिकेट करना है, इसके बीच के संख्याओं को इंडिकेट करना है, तो इस प्रकार से हम इसको प्रकट करते हैं। और जो बंद अंतराल है वो स्क्वायर ब्रैकेट से यूज़ किया जाता है, इसको ए कामा बी, और इस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। इनकी मीनिंग क्या होती है हम ये समझते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिखा ए कामा बी या -1, 2 अगर लिखा और इस प्रकार से ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब क्या होगा, देखना -1 से 2 के बीच में, देखना ये यहाँ पर -1 से 2 के बीच में जितने भी संख्या है, सारी संख्या है। क्या बोला मैंने, -1 से 2 के बीच में जितनी भी संख्या है वो सारी संख्या। कहने का मतलब -1 से बड़ी और 2 से छोटी बराबर नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि -1 से x का मान, या यहाँ पर x का मान अगर देखा जाए तो इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये -1 इसमें नहीं रहेगा, और 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसकी मीनिंग ये होती है। अगर हम इसको लिखते हैं तो इसको हम ऐसा लिखा जा सकता है कि a का मान जो होगा, x जो होगा, x का मान a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसी प्रकार से अगर हम इसको बंद अंतराल में लिखते हैं, देखना -1 से 2 अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इस समुच्चय में क्या होगा, a से -1 से बड़ा या बराबर होगा और 2 से छोटा या बराबर होगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि जो भी यहाँ पर हमें समुच्चय मिल रहा है, जो भी संख्याओं का समूह मिल रहा है, वो क्या है, उसमें -1 भी है और 2 भी है, जबकि इसमें -1 और 2 नहीं है। इसमें a और b नहीं है, a और b के बीच की संख्या है। यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि a और b भी है और इसके बीच की भी संख्या होगी। तो इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम a और b के फॉर्म में अगर समझे, ये यहाँ पर x लिखता हूँ मैं, x कोई संख्याओं का समूह है, तो a x और ये क्या हो गया, b हो गया। इस प्रकार से हम प्रकट करते हैं। अगर संख्या रेखा पर अगर हमें इसे प्रदर्शित करना है तो यहाँ पर डार्क रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये इसमें होगा, a से b तक हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखना दोनों में को प्रदर्शित करने में अंतर है। यहाँ पर होल है, इसका मतलब ये वाली जो -1 है इस संख्या में, इसके बीच में समूह में उपस्थित नहीं है। और ये सॉलिड है, ठोस है, इसका मतलब ये -1 और 2 भी इसमें होगा। ओवरऑल अभी तक हमने जितनी भी बात की है केवल विवृत अंतराल और संवृत अंतराल क्या होता है इसके बारे में बात की है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें सातत्य क्या होता है। ये जो प्रकार मैंने बताया वो अंतराल के प्रकार है, सातत्य के प्रकार नहीं है, ठीक है। तो अंतराल में सातत्य क्या होगा इसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। देखना, फर्स्ट, यदि मान लिया जाए कि हमारे पास में f कोई फलन है, ठीक है,
एफ क्या है, कोई फलन है, तब वो फलन ए बी में सातत्य होगा या सतत होगा कब, जब वह ए तथा बी के बीच के समस्त बिंदुओं के लिए क्या हो, सतत होना चाहिए। नहीं आया समझ में, फिर से और एक बार देखना। मान लिया जाए कोई ये फलन है एफ, और यहाँ पर क्या है, ए है, और यहाँ पर क्या है, बी है। देखना मैंने होलो लगाया मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। अगर इस प्रकार से ओपन इंटरवल है तो हम क्या बोलेंगे, एफ सतत होगा यदि क्या होगा, यह ए तथा बी के बीच के सभी संख्याओं के लिए क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर इससे छोटी कोई भी संख्या रहेगी, इससे छोटी कोई भी संख्या रहेगी, और इससे बड़ी कोई भी संख्या रहेगी, बी से छोटी जो भी संख्या रहेगी, सभी के लिए यहाँ पर सतत होना चाहिए, यहाँ पर मतलब प्रत्येक बिंदुओं के लिए क्या होना चाहिए, वो सतत होना चाहिए। और यदि सपोज करें कि हमारे पास में क्या है, ए कामा बी, इसका मतलब क्या है, ए और बी बंद अंतराल है, और बंद अंतराल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ए और बी क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। देखिए ये मैंने इसको सॉलिड बना दिया और इसको भी मैंने क्या सॉलिड बना दिया, इस प्रकार से सॉलिड बना दिया इसके हिसाब से। तब इसको हम क्या बोलेंगे, फलन एफ ए बी पर सतत होगा यदि कब, जब वह ए तथा बी के बीच के समस्त बिंदुओं पर क्या हो, सतत हो। देखना इसके बीच के सारे बिंदुओं पर क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, इसके राइट हैंड साइड में, देखना फलन किधर है, इधर की ओर है, इसके राइट हैंड साइड में मतलब लिमिट x टेंस टू ए प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ ए होना चाहिए। ये बात समझ में आई। कहने का मतलब ये है कि इस बिंदु के इधर तो कोई फलन नहीं, इधर तो हमें चेक नहीं करना है, हमें क्या करना है, ए प्लस की बात कर रहे हैं, मतलब राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। इस बिंदु के राइट हैंड साइड की लिमिट और एफ ए की लिमिट क्या होना चाहिए, वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ में लिमिट x टेंस टू ए माइनस, मतलब बी है ना, ये क्या होना चाहिए, b माइनस यहाँ से इधर, और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ बी होना चाहिए। और एक बार शॉर्ट में हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कोई फलन, मान लिया जाए कि कोई फलन क्या है, वास्तविक फलन है, तब वह ए बी विवृत अंतराल, ठीक है, विवृत अंतराल में सतत होगा यदि ए और बी के बीच के समस्त बिंदुओं के लिए वो क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। अब दूसरा, अगर ये क्लोज इंटरवल है या बंद अंतराल है, या तो इसको संरोध अंतराल बोला जाता है, तब उस केस में क्या होना चाहिए, ए और बी के बीच के समस्त बिंदुओं पर तो सतत होना ही चाहिए। साथ ही साथ में क्या होना चाहिए, इसके राइट हैंड लिमिट पे और इसके लेफ्ट हैंड लिमिट पर भी क्या होना चाहिए, वो सतत होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट बनेगा इसमें कि अंतराल में सातत्य कब होगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट हम जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर हमें इन क्वेश्चनों की, इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखते हैं हम सतत फलनों के बीच में क्या बीजगणित होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। तो सतत फलनों के बीच बीजगणित मतलब यहाँ पर अभी तक हमने जितनी भी बात की, एक फलन की बात की, एक फलन है ये सतत है या नहीं है, दूसरा फलन है ये सतत है या नहीं है। अब क्या कर रहे हैं हम, फलनों के बीच बीजगणित लगा रहे हैं। एक फलन है और ये दूसरा फलन है, ये भी सतत है, ये भी सतत है, तो दोनों को प्लस करने के बाद में पूरा जो बनेगा वो सतत है या नहीं है। बड़ा मज़ेदार। और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन में यूज़ करना है, यहाँ पर इससे काफ़ी हेल्प हमें मिलने वाली है। क्यों, देखना कई बार क्या होता है कि दो फलन दिए हुए होते हैं कि ये फलन और ये फलन दोनों सतत है, तो दोनों का योगफल भी सतत होता है। सपोज करें कि ये फलन प्लस ये फलन हमें क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। अब हम दोनों को अगर एक साथ में सतत करने में हमें प्रॉब्लम हो रही, तो हम क्या करेंगे, इसको सतत दिखा देंगे, इसको सतत दिखा देंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि दोनों का योगफल भी क्या होता है, सतत होता है, हम जानते हैं। ऐसा करके हम यहाँ पर बीजगणित लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है ना, क्यों, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं सतत फलनों का बीजगणित।
तो सतत फलनों का बीजगणित का मतलब क्या है, एक फलन और दूसरा फलन दोनों फलनों को क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया। पहला फलन और दूसरा फलन दोनों को क्या कर दिया, एक दूसरे से माइनस कर दिया। दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का डिवीजन, और जो अचर संख्या है उसका अगर किसी फलन में गुना किया जाए या 1 डिवाइडेड बाय एफ। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो जी है वो क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, और परिभाषित हो जाएगा। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो एफ है तो एफ नॉट इक्वल टू जीरो, या एफ ऑफ एक्स जो है फलन है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा और परिभाषित हो जाएगा। ओवरऑल मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का हो, लेकिन डेनोमिनेटर में हर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हर में जीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि अपरिभाषित जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रहे कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो जी का मान, यहाँ एफ का मान नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। फिर से और एक बार हम क्या बोल रहे हैं, यदि एफ तथा जी दो वास्तविक फलन है, संख्या ए पर सतत है, तो सिद्ध कीजिए कि निम्न सतत है। यहाँ पर देखना मज़ेदार बात, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये बोला है कि एफ और जी क्या है, दो वास्तविक फलन है, ये तो बात क्लियर है। और ए पर सतत है ये भी हमने बोल दिया, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका प्रूफ। ठीक है, चूँकि एफ तथा जी काय पर ए पर क्या सतत है, और जब सतत है तो हमें मालूम है कि ये वाला भी फलन और ये वाला भी फलन क्या है, सतत है। तब क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए परिभाषा अनुसार, तो फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन ऑफ ए होगा। क्लियर सी बात है। अगर ये फलन ए पर सतत है तो हमें मालूम है कि इसकी जो परिभाषा होती है, लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एक्स लिखेंगे हम यहाँ, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फलन ऑफ ए होता है। तथा यहाँ पर लिख सकते हैं हम परिभाषा अनुसार, परिभाषा या सतत की परिभाषा अनुसार। ठीक, अच्छा। तथा दूसरा फलन क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जी ऑफ ए होगा। ठीक है, ये हमें मालूम है। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, एफ प्लस जी। तो हम जानते हैं कि, देखना, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, लिमिट एक्स टेंस टू ए और फंक्शन ए और ए इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इसका मान क्या होता है, ये एक्स का अंदर दोनों के साथ में लिख देंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए, और ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये होता है, हमें इतना मालूम है। देखना फिर से, लिमिट एक्स टेंस टू ए, हमें क्या करना है, एफ और जी दोनों क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक फलन है तथा ए पर सतत है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एफ प्लस जी भी सतत है। देखना कैसे प्रूफ करेंगे हम, अगर मान लिया जाए कि लिमिट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ ए। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एफ प्लस जी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ प्लस जी ये होता है। बस इतना प्रूफ करना है। कहने का मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए फंक्शन ऑफ एफ प्लस जी और इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ प्लस जी और इंटू ए होना चाहिए। अगर ऐसा हमने प्रूफ कर दिया तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एफ प्लस जी भी सतत है। क्लियर हो गई बात कि नहीं, ये यहाँ से समझना आप। हमने बोला कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, सतत है। जब सतत होता है तो ऐसा होता है, किस पर सतत होता है, ए पर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या है, ए पर सतत है। तो ऐसा अगर हम प्रूफ कर देंगे तो दैट इज प्रूफ। फिर से और एक बार, हम जानते हैं कि इसका वितरण नियम को फॉलो करता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए और फंक्शन ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। और हमें इसका मान मालूम है, ये होता है क्या, फंक्शन ऑफ ए होता है इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए और प्लस इसका मान कितना होता है, जी ऑफ ए। ठीक है, और बल्कि आप यहाँ पर इसको समीकरण 1 दे सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से।
है ना, हमने क्या किया, समीकरण 1 से इसके मान रख दिए, तब f प्लस जी और इंटू क्या हो गया, ये हो गया, और इति सिद्धम, इति सिद्धम। अतः हम यहाँ पर बोल सकते हैं, अतः फल f प्लस जी भी क्या होगा, सतत होगा। सिंपल काम है। हमने क्या किया, यहाँ पर x टेंस टू ये इतना लिया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसका वितरण नियम होता है, हमें मालूम है कि ये वितरण नियम को सेटिस्फाई करता है लिमिट में, और इसका मान इतना है, इसका मान इतना है। क्यों, क्योंकि ये परिभाषा अनुसार हमें मालूम है, इसमें से ये को बाहर निकाल दिया तो ये हमने ये ऐसा प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पार्ट देखना, सेकंड पार्ट हमें f माइनस जी प्रूफ करना है। देखना f माइनस जी मतलब यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि अतः ये क्या होगा, f माइनस जी भी क्या होगा, सतत होगा। ठीक। अब थर्ड पार्ट भी सेम इसी प्रकार से बनेगा, f इंटू जी। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लेशन कर देते हैं हम, देखना, और यहाँ पर मल्टीप्लेशन लगा देता हूँ, और हमें मालूम है कि जो लिमिट है ये गुणन में क्या करता है, वितरण नियम का पालन करता है। तो हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लेशन लगा देंगे, मल्टीप्लेशन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लेशन हो जाएगा, और हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, गुणन में भी संतुष्ट करता है। अब f डिवाइडेड बाय जी, देखना f डिवाइडेड बाय जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ, ये a डिवाइडेड बाय ये। इसका मतलब क्या हुआ, फलन ऑफ g ऑफ a, f ऑफ a डिवाइडेड बाय g ऑफ a। इसका मतलब क्या हुआ, f डिवाइडेड बाय g इंटू a। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इस प्रकार से हमने इसको भी प्रूव कर दिया। बस इतना यहाँ पर ये है कि ये जो लिमिट है वो डिवाइड में फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, मतलब ये वितरण नियम भाग में लिमिट क्या होती है, लिमिट के चैप्टर में हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर यहाँ पर लिमिट है, यहाँ दो फलन धनात्मक रूप में है तो हम उसको वितरण नियम लगा सकते हैं, ऋणात्मक है तो वितरण लगा सकते हैं, भाग है तो वितरण नियम लगा सकते हैं। उस आधार पर हमने इसको सेपरेट कर दिया, इसका मान और इसका मान रख दिया, और दोनों में से ए को बाहर रख दिया, और उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब अचर ऑफ ए, देखना, अब एक फलन है इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ और फिर से हम देखेंगे। लिमिट x टेंस टू ए, और क्या है, क्या प्रूफ करना है हमें, c ऑफ f x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें मालूम है कि लिमिट x टेंस टू ए, और जो अचर संख्या होती है वो क्या बाहर निकल जाती है, और ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x हो गई। अब c, और c लिखा है ना मैंने, c जहाँ पर c अचर है, लिमिट x टेंस टू ए, और x टेंस टू ए देखिए इसका मान कितना है, इसका मान फलन ऑफ ए है, तो फंक्शन ऑफ ए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी एफ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बराबर हमने सिद्ध कर दिया कि ये क्या दोनों बराबर है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट 1/f, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर 1/f लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, 1/f x। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1/f ये, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, या तो 1/f ये लिखेंगे और अगली स्टेप में 1/f इंटू ये, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, अगर कोई फलन f सतत है तो 1/f भी क्या होगा, सतत होगा। ओवरऑल हमें इस प्रमेय से क्या सीखने को मिला ये देखते हैं हम। ठीक है, इसमें हमें ये सीखने को मिला कि अगर दो फलन सतत है तो उसका योगफल भी सतत होगा। जैसे सपोज करें कि हमें मालूम है कि एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स ये फंक्शन ऑफ एक्स है। हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि पूरे को सतत हमें अगर प्रूफ करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, बहुपद है इसलिए सतत होगा, ये क्या साइन एक्स है ये भी सतत होगा, तो दोनों का योगफल भी क्या होगा, सतत होगा। तो इस प्रकार से हम इसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जब एक्सरसाइज करेंगे या एडिशनल क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। हमें मालूम है कि अगर एफ और जी को अगर हमने दो फंक्शन ले लिए, देखना इसको एक फंक्शन ले लिया, इसको दूसरा फंक्शन ले लिया, और दोनों को अलग अलग सतत प्रूफ करना अगर हमें आसान लगे
तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी सतत है, ये भी सतत है, दोनों का योगफल सतत है। दोनों के बीच में अगर माइनस है तो दोनों का माइनस भी सतत है, दोनों का गुणनफल भी सतत है, डिवाइड भी सतत है, और कोई अगर अचर संख्या अगर आ जाती है तो वो भी सतत है। कोई फलन अगर सतत है तो उसका प्रतिलोम भी सतत होगा, और जहाँ पर f नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमें यहाँ पर क्या है, इसके फलनों का बीजगणित मालूम होना चाहिए। और देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर कुछ प्रमेय देखते हैं हम, ठीक है। और प्रमेय के आधार पर फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहाँ पर प्रमेय की काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिलने वाली है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट प्रमेय, प्रमेय नंबर 2। प्रत्येक बहुपद सतत होता है। अभी यहाँ पर देखना, बहुपद, प्रत्येक बहुपद, बहुपद क्या होता है पहले तो ये मालूम होना चाहिए, या 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर बहुपद कई बच्चों को मालूम नहीं रहता, 12th पास हो जाते बहुपद नहीं मालूम, ठीक है। मालूम तो सबको मालूम है कि ये बहुपद इस प्रकार से होता है, लेकिन एग्जैक्ट देखिए बहुपद किसको बोलेंगे। मान लिया जाए कोई फलन है, फलन ऑफ x है, तो बहुपद फलन किसको बोलेंगे हम। देखिए a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डैश 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 कंटिन्यू an x रेज टू दी पावर n होना चाहिए। देखना फिर से, कहने का मतलब 1 प्लस एक्स बहुपद है कि नहीं, 3 प्लस 2x प्लस एक्स क्यूब, ये बहुपद है, हाँ है बहुपद। अब बहुपद फलन की बात की जा रही तो इसको फलन के रूप में हम लिख देते हैं। इसकी शर्त क्या होती बहुपद होने के लिए, ये देखिए यहाँ पर और इसका गुणांक, यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन x की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, या तो हम बोल सकते हैं प्राकृत संख्या होना चाहिए। देखना x की घात क्या है 3, x की घात 1 और x की घात 0, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो n का मान है कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, मतलब 0 1 2 3 4 5, इसको क्या बोलेंगे हम, वास्तविक बहुपद फलन यहाँ पर हम बोलेंगे। देखिए जहाँ पर ये क्या होता है, जहाँ पर an नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब ये जो an का मान है ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, ये 0 a1 a2 डैश 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 an, ये क्या होना चाहिए, कोई भी वास्तविक संख्या चलेगी। और n क्या होना चाहिए, n बिलोंग्स टू होल नंबर बोल सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। कोई भी होल नंबर हो सकता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से कोई भी नंबर हो सकता है। देखेंगे हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर और प्लस डैश 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 कंटिन्यू और an x रेज टू दी पावर n। ये क्या है, ये क्या है, बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। अब बहुपद फलन की तो हमें परिभाषा मालूम है, ये सारी माथापच्ची जो है ये ऐसा होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर बोल दिया ना कि ये बहुपद फलन है, मतलब हमें मालूम है, और हमने हमारे मालूम होने के हिसाब से हमने बहुपद फलन ही बनाया। जहाँ पर n क्या है, कोई भी होल नंबर या कोई भी पूर्ण संख्या है, a0 a1 a2 an ये क्या है, सब वास्तविक संख्या है, और an नॉट इक्वल टू 0 है। फिर से और एक बार, ये बहुपद तो है, लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है कि ये क्या है, एक सतत फलन होता है, हमें ये सिद्ध करना है। अच्छा, सतत फलन को सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, फंक्शन ऑफ a रखा जाता है, और लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x, ये दोनों के मान अगर बराबर है तो फलन क्या होगा, सतत होगा, अदरवाइज सतत नहीं होगा। देखना हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू a के लिए हम यहाँ पर सतत की जांच कर रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ a का मान कितना होगा, जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्या रखना, हमें ये रखना है। तो मैं a0 इंटू ए प्लस a1 इंटू ए, सॉरी ये यहाँ पर ऐसा है, प्लस a2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डैश 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 कंटिन्यू an इंटू ए रेज टू दी पावर n। यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन ऑफ a का मान ज्ञात हो गया, इसका मान ज्ञात हो गया। अब लिमिट x टेंस टू पुनः लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a और फंक्शन ऑफ a का मान कितना, a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डैश 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 कंटिन्यू an x रेज टू दी पावर n। अब जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम क्या करते, an रख देते।
तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल टू चल रहा है, हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे लिमिट x टेंस टू ये फंक्शन ऑफ ये के इक्वल टू चल रहे हैं। जहाँ जहाँ ये x है वहाँ पर ये रखेंगे तो प्लस a1 इंटू ए प्लस a2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डैश 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 कंटिन्यू an इंटू ए रेस टू द पावर n। और यहाँ पर देखेंगे कि दोनों का मान राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, अतः लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ये फंक्शन ऑफ x, ये है ना x का मान है ये, सॉरी, ठीक है। दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, अतः प्रत्येक बहुपद सतत होगा। सिंपल काम फिर से और एक बार समझ लेते हैं हम। देखना, हमने मान लिया कि एक बहुपद फलन है हमारे पास, और कोई भी फलन सतत कब होता है, जब फलन ऑफ ए का मान किसी बिंदु ए पर ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो फलन ऑफ ए का मान लिमिट x टेंस टू ये फंक्शन ऑफ ए के बराबर अगर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, उसको सतत बोलेंगे। यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए का मान इतना है, x इज इक्वल टू ए के लिए तो हमने क्या किया, ये रख दिया यहाँ पर, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दिया, ये रख दिया। अब लिमिट x टेंस टू ये फंक्शन ऑफ ए, लिमिट x टेंस टू ये फंक्शन ऑफ ए का मान इतना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने ये रख दिया, तो ये आ गया। और दोनों क्या है, बराबर है, और दोनों बराबर है तो प्रत्येक बहुपद क्या होगा, सतत होगा। तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। अब नेक्स्ट देखते, प्रत्येक अचर फलन सतत होता है। प्रत्येक अचर फलन क्या होता है, सतत होता है, हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। देखना, हम ये मान लेते कि माना f ऑफ x इज इक्वल टू अचर है, ठीक है ना। जहाँ k क्या है, अचर फलन है, अचर फलन का मतलब क्या होता है कि जो फलन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में x लिखा है, इसका मतलब x का फलन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ पर x आना ही नहीं चाहिए, अचर संख्या आना चाहिए। तो अचर संख्या है, हमने यहाँ लिख भी दिया। अब बिंदु x इज इक्वल टू ए पर सातत्यता की जांच कर रहे हैं हम। क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कि ए रखो, तो x है ही नहीं तो हम के ए रखेंगे नहीं। अच्छा, पुनः लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए, और फंक्शन ऑफ x का मान कितना है, k है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे, ये रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। आप देखेंगे कि दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए। अतः फलन ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन ऑफ x। और अतः हम क्या बोल सकते हैं, अचर फलन सारे क्या होते हैं, सतत होते हैं। देखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे उस टाइम में हम ये अप्लाई भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने सिद्ध कर चुके हैं ना। हम अप्लाई कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं, तो हम डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं एक लाइन में। अगर कोई अचर फलन है तो हम एक लाइन में उसको बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक अचर फलन क्या होता है, सतत होता है, इसलिए ये क्या होगा, सतत होगा। अगर ऐसा उसमें पार्ट अगर हो हमारे पास में, तब देखते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम नंबर 4। वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x। यहाँ पर हमें एक तत्समक फलन दिया हुआ है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है, हमें ये प्रूफ करना है। तो सिंपल काम है, हमें दिया गया फलन क्या है, फलन ये क्या है, फलन ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x है। तथा हम ये मान लेते, तथा माना ये कोई स्वैच्छिक वास्तविक संख्या है, ठीक है। मतलब हमने एक ऐसी संख्या मान ली कि जो कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है ये। तो फलन ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा, फलन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ए रखेंगे। पुनः लिमिट x टेंस टू ए और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए और फंक्शन ऑफ ए का मान कितना है, x है,
और यहाँ पर अगर हम x के जगह ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब दोनों साइड क्या है, राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है। तब हम बोलेंगे कि फलन ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए फलन ऑफ x, ये दोनों क्या है, बराबर है। तब फलन ऑफ x इज इक्वल टू x क्या होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या। देखना यहाँ पर मैंने ये लिया, मतलब ए के जगह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती ना, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, यहाँ पर दशमलव में हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या होगा, सतत होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। देखते हैं हम नेक्स्ट प्रमेय नंबर 5। प्रमेय नंबर 5, प्रत्येक परिमेय फलन सतत होता है। यहाँ पर देखेंगे हम, मान लिया जाए कि एक फलन है और डिवाइडेड बाय दूसरा फलन है। अभी यहाँ देखेंगे कि f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, यदि ये फलन क्या होगा, सतत होगा और यह भी फलन सतत होगा, तो हम यहाँ पर इससे पहले सिद्ध कर चुके हैं कि ये क्या है, परिमेय फलन है जिसमें अंश और हर है, दोनों अगर अलग अलग सतत होगा तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि दोनों क्या हो गए, एक साथ में सतत हो गए। और ये हम इससे पहले कर चुके हैं। काय में किया था हमने, जो बीजगणित पढ़ा था उसमें f डिवाइडेड बाय g हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये क्या होता है, ये भी खुद सतत होता है। अब देखते हैं हम कंपोजिशन फंक्शन के लिए सातत्य। कंपोजिशन फंक्शन मीन्स क्या है, फलनों का संयोजन। तो फलनों के संयोजन के लिए देखना, अभी जो एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करना है, संयोजनों के लिए सातत्यता। यहाँ पर देखेंगे, मान लिया जाए कि हमारे पास में फलन ऑफ x इज इक्वल टू कोई एक फलन दिया हुआ है और दूसरा फलन दिया हो g ऑफ x इज इक्वल टू भी कोई एक फलन हमें क्या है, दिए हुए है। तब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि GOF ऑफ x और तथा FOG ऑफ x, ये दोनों क्या हो गए, सतत हो गए। फिर से और एक बार, यदि हमारे पास में दो फलन दिए हुए हैं, एक फलन ये दिया हुआ है और दूसरा फलन ये दिया हुआ है, और दोनों फलन अगर अलग अलग सतत होते हैं तो हम बोलेंगे GOF और FOG दोनों क्या हो गए, सतत हो गए। फिर से और एक बार देखते हैं हम, मान लिया जाए कि फलन ऑफ x इज इक्वल टू cos x है और g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि cos x क्या सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा। क्यों सतत होगा, क्योंकि cos x का मान क्या होता है, -1 से 1 के बीच में हमेशा स्थित होता है। मॉड ऑफ x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि FOG ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, f ऑफ g ऑफ x, और g ऑफ x को क्या लिखेंगे हम, f और g ऑफ x का मान कितना है, मॉड ऑफ x। अभी फंक्शन ऑफ मॉड ऑफ x का मतलब कितना होगा, फंक्शन ऑफ x का मान cos x है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मॉड ऑफ x रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा cos मॉड ऑफ x। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि cos मॉड ऑफ x भी क्या होगा, यहाँ पर सतत होगा। अगर यहाँ पर हमने ये बोला कि फलन ऑफ x और g ऑफ x दोनों क्या है, सतत है, तो हम बोलेंगे कि GOX या FOG या GOF भी क्या होगा, सतत होगा। देखना f ऑफ x का मान कितना है, f ऑफ x का मान cos x, और या तो हम इसको ब्रेक करें तो g और इसको लिखा जा सकता फंक्शन ऑफ x, और g फंक्शन ऑफ x का मान कितना है, फंक्शन ऑफ x का मान cos x है, cos x, g cos x, g ऑफ x का मान कितना है, मॉड ऑफ x, तो यहाँ इस पर मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x। यदि फलन ऑफ x इज इक्वल टू cos x सतत है और g ऑफ x भी सतत है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे g ऑफ x क्या होगा, सतत होगा, और FOG भी क्या होगा, सतत होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि 31, 32, 33
ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज में अभी जो आने वाले हैं वो क्वेश्चन हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन या फलनों के संयोजन के माध्यम से उसको प्रूफ करना है। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, कॉन्सेप्ट वाला है। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन ऑफ x इक्वल टू इतना दिया हुआ है द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 3 पर सतत है। क्या है, अभी तक हमसे पूछा था कि सतत है या नहीं है, यह बोल रहा है कि सतत है, ऑलरेडी सतत है। ठीक है, इनने बोला है कि ये x इक्वल टू 3 पर ये क्या सतत है, और जब सतत है तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी यहाँ पर फलन में दिए हुए है। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रश्नानुसार हम यहाँ पर बोल सकते हैं प्रश्नानुसार फलन जो है, फलन ऑफ x क्या है, फलन ऑफ x x इक्वल टू 3 पर क्या है, सतत है। और जब इस पर सतत है तो सतत कब होता है, तब फलन ऑफ x का मान या फलन ऑफ 3 का मान लिमिट x टेंस टू 3 और माइनस फंक्शन ऑफ x मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन ऑफ x। और ये यहाँ पर क्या 3 है, 3 के लिए जो है वो क्या है, तीनों बराबर होते तब तो सतत होता है। तो हमें ये बोला है कि ये ऐसा है, तो इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। ये हमें दिया हुआ है, ये बोल सकते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन में। अब क्या करते, इसका मान ज्ञात कर लेते, इसका मान ज्ञात कर लेते, इसका मान ज्ञात कर लेते, तीनों को बराबर रख देंगे। फलन ऑफ x का मान कितना दिया है, फलन ऑफ x का मान मतलब 3 के बराबर के केस में कितना दिया हुआ है, फलन ऑफ x का मान 3 है, तो 3 के लिए ये होगा ये x प्लस 1। तो जहाँ पर तब क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल टू ये x प्लस 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 3। देखना ये फलन ऑफ x में कौन सा लिखना है, x इज इक्वल टू 3 वाला लेना है, ये वाला। ठीक है, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट में फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, तथा लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x का मान 3 से छोटा है और राइट हैंड का मतलब x का मान 3 से बड़ा है। तो लिमिट x टेंस टू 3, फंक्शन का मान कितना है जब छोटा है, तब a x प्लस बी इज इक्वल टू जहाँ ये है तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस बी। ये b है क्या, 1 है ना, ये 1 है। ठीक है, तो ये क्या है 1 है, इतना ही आया, सेम आया। अब पुनः लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 और फलन क्या है इसमें bx प्लस 3। ठीक है, और इज इक्वल टू जहाँ ये है तो 3b प्लस 3 हो जाएगा, चूँकि समीकरण 1 से। और फंक्शन ऑफ 3 का मान कितना है, फंक्शन ऑफ 3 का मान 3 का मान है 3a प्लस 1 इज इक्वल टू इसका मान कितना है, लेफ्ट हैंड लिमिट का 3a प्लस 1, तो ये तो दोनों तो बराबर ही दिए, इज इक्वल टू समीकरण 1 में रख रहा हूँ मैं मान, और इसका मान कितना है 3b प्लस 3। हम इसके दोनों पार्ट ले लेते, ये तो बराबर है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, अगर न भी लिखे तो चलेगा, हम ऐसा भी कर सकते क्योंकि 2 बार एक ही एक चीज़ लिखने से क्या मतलब है। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये b को अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, और 3 दोनों में से कॉमन निकलेगा तो a माइनस b इज इक्वल टू 2। तो क्या हो जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये हो जाएगा। अतः हम यहाँ बोल सकते, अतः क्या बोला था क्वेश्चन में, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये क्या है, फलन क्या है, सतत है। कहने का मतलब b का कोई भी वास्तविक मान रख दो आप, b का मान रखा मैंने, मान लिया जाए कि 1/3, तो ये क्या हो जाएगा b, a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/3 प्लस 2/3 1 हो गया। तो ये अगर इसका मान 1/3 रखेंगे तो a का मान 1 होगा, तो इसके लिए सतत होगा।
ये बी का मान कुछ भी रखो तो उसके सापेक्ष ए का जो भी मान आएगा उसके लिए क्या होगा, सतत होगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं अतः उक्त संबंध के लिए ए तथा बी के मानों के लिए संबंध क्या होगा, संबंध सतत होगा। कहने का मतलब ए और बी का एग्जैक्ट मान नहीं निकाल पा रहे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसका ये वाला संबंध ऐसा है कि बी का आप कुछ भी मान रखो और उसके सापेक्ष अगर ए का जो भी मान आएगा वो दोनों मान यहाँ पर रखेंगे हम, ए और बी, तो फलन क्या होगा, सतत होगा। यही हमसे पूछा गया था। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लेम्डा के किस मान के लिए फलन ऑफ x इजिकल टू इतना द्वारा परिभाषित फलन ऑफ x इजिकल टू 0 पर सतत है। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के जैसा। हमें क्या बोला है, लेम्डा इजिकल टू x इजिकल टू 0 के लिए क्या है, लेम्डा के किस मान के लिए सतत होगा। तो हम क्या करते, फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना है, एक्स इजिकल टू 0 के लिए, एक्स इजिकल टू 0 के लिए फंक्शन का मान कितना है, इजिकल टू लेम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्लियर है बात। अब फंक्शन ऑफ 0 अगर रखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, लेम्डा इंटू 0 माइनस 0 इजिकल टू 0। फंक्शन ऑफ एक्स का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट ली जाए तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x इजिकल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसका मान क्या होगा, लेम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और मतलब यहाँ पर लिमिट रखेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0 लेम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इजिकल टू क्या हो गया, 0, क्योंकि x का मान 0 रखेंगे तो 0 हो गया। पुनः राइट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं हम, x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, राइट हैंड लिमिट रखते तो क्या हो जाएगा, x का मान 0 से बड़ा, और 0 से बड़े के केस में क्या होगा, 4x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 4x प्लस 1, और इसका मान x का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 1। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन ऑफ x। अतः फलन सतत होगा क्या, देखना। और एक मजे की बात, यहाँ पर क्या है, ये अचर संख्या है ना, यहाँ ये अचर है और ये भी 1 भी क्या है, अचर है। अगर ये x के पद में और एक जगह अचर आता, या दोनों x के पद में आते, तो हम दोनों को बराबर लेके x के पद में नहीं, यहाँ लेम्डा के पद में अगर आता दोनों में से एक कहीं पर, तो दोनों को बराबर लेके लेम्डा का मान निकाल लेते, जैसा कि पिछला क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वो उसके लिए सतत है तो फिर a और b का मान ज्ञात कीजिए, या इसके बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी ऐसे बोला है कि लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि सर ये पिछले क्वेश्चन के जब जैसा है तो फिर आपने वैसा किया क्यों नहीं इसको। भाई पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इसको और इसको कंसीडर किया था कि तीनों क्या है, बराबर है, ऐसा कंसीडर किया था ना। चलो कंसीडर कर लो, लेकिन इसका मान 1 आ रहा और इसका मान क्या है, एग्जैक्टली 0 आ रहा, तो इसको बराबर तब कंसीडर करेंगे ना कि जब वो अचर के रूप में आए। तो अचर के रूप में आ रहा क्या, दोनों नहीं आ रहा, इसलिए दोनों तो बराबर होगा नहीं। इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं तब x इजिकल टू 0 पर फलन क्या होगा, सतत या असतत होगा, या सतत नहीं होगा बोलिए, चाहे असतत होगा। ठीक है। तो लेम्डा वेम्डा के कोई भी मान के लिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं x इजिकल टू 0 पर लेम्डा के, या ऐसा लिखो, लेम्डा के प्रत्येक मान के लिए फलन असतत होगा। अब इसके बाद में असतत होगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला, x इजिकल टू 1 के लिए सातत्य पर विचार कीजिए। अब देखना हमें एक कॉन्सेप्ट देखना, x इजिकल टू 0 यहाँ पर है और एक फलन है यहाँ पर लेम्डा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x, और एक फलन है 4x प्लस 1। x का मान 0 से छोटे के लिए है और बड़े के लिए है।
काय के लिए? ये बड़े के लिए। आपको किससे बड़े के लिए? 1 से इक्वल टू 0 से बड़े के लिए। देखना 1 से इक्वल टू 0 से बड़ा कोई भी मान रहेगा तो फलन कौन रहेगा? 4x + 1। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, यही बोला है ना। x का मान 0 से जब बड़ा रहेगा तो फलन कौन रहेगा? 4x + 1 रहेगा, इतना याद रखना। अब हमें क्या बोला है कि 1 से इक्वल टू 1 पर सातत्य पर विचार कीजिए। 0 से बड़ा है कि छोटा है? 1 बड़ा है ना। और जब बड़ा है 1 0 से तो फलन ये वाला लेना पड़ेगा, ये वाला नहीं लेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर -1 होता तो 0 से छोटा हो जाता, तो फिर ये वाला फलन लेते हम। तो 1 से इक्वल टू 1 के लिए फलन कौन बनेगा? फलन ऑफ 1 से इक्वल टू 4x + 1। ठीक, अच्छा, अब ये फलन हो गया। फलन ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 × 1 + 1 इज इक्वल टू 5। और लिमिट x टेंस टू तथा x टेंस टू 1 और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1 और फंक्शन ऑफ x का मान कितना है? 4x + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। अतः फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन ऑफ 1, ये दोनों क्या है? बराबर है, इज इक्वल टू 1। अतः फलन x इज इक्वल टू 1 के लिए सतत होगा, 0 के लिए सतत नहीं होगा। तो ऐसा हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, लास्ट में। तो यही बोला था ना कि हमें 1 के लिए सातत्य की जांच करना है। अच्छा, इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं ली? हर क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। 1 पर निकाल रहा है तो 1 0 से बड़ा है, मतलब इधर है ये। इसमें कितने फलन है? इधर केवल एक ही तो है ना। तो एक ही फलन के लिए कहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ले? नहीं ले सकते। या तो फिर हम ये भी बोल सकते, डायरेक्ट एक स्टेप में भी बोल सकते कि x > 1 के लिए यहाँ पर 4x + 1 क्या है? एक बहुपद है, और बहुपद क्या होता है? सदैव सतत होता है। तो डायरेक्ट भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। दर्शाइए कि g ऑफ x इज इक्वल टू, देखना g ऑफ x का मान कितना दिया है? x - x, ये क्या है? महत्तम पूर्णांक है। देखना ये जो इस ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ना बड़े कोष्ठक में, तो इसका मतलब क्या होता है? महत्तम पूर्णांक। कई बार हमने डिस्कशन कर चुका, सारे चैप्टर में लगभग इसका यूज़ होता है। तो एक बार समझ ही लो इसको अच्छे से कि इसका मतलब होता क्या है। क्या नाम है इसका? महत्तम पूर्णांक। अधिक से अधिक जितना पूर्णांक होगा उतना, देखना ये नंबर लाइन है, इधर भी अनंत तक जा रही, इधर भी अनंत तक जा रही। यहाँ पर क्या है? 0 है, और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ 3 है, ऐसा। इधर -1 -2, इधर भी अनंत तक है, उधर भी अनंत तक है। फिर से और एक बार, अगर मैं यहाँ पर इसमें इस कोष्ठक में 0.7 लिखूँ, या 0.8 लिखूँ, या 0.1 लिखूँ, या 0.9 लिखूँ, सबका मतलब एक ही होता है। ये क्या बात हुई भाई? महत्तम पूर्णांक इस कोष्ठक में लिखा तो इसको क्या बोला जाता है? महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या है? महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहाँ पर है? जितने भी मैंने नंबर लिखे वो कहाँ पर है? 0 और 1 के बीच में है। सारे के सारे नंबर क्या है? 0 और 1 के बीच में है। तो इसका जो मान होगा, इसका जो मान होगा महत्तम पूर्णांक, देखना दशमलव के पहले क्या लिखा है? 0 लिखा है। दशमलव के पहले क्या लिखा है? 0 लिखा है। तो सबका आंसर क्या होगा? 0 होगा। कहने का मतलब 1 के और 0 के बीच में जितनी भी संख्या रहेगी सबका मान क्या होगा? 0 होगा। 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, ये सबके जो मान है ये ऐसा महत्तम पूर्णांक के रूप में जब हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे, सबका मान कितना होगा? दशमलव के पहले कितना लिखा है? 2, तो कितना होगा? 2। अब थोड़ा सा उल्टा देखना, यहाँ पर क्वेश्चन को छोड़ के हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, बड़े इंपॉर्टेंट बात है। और कई बार क्या है, ये बात पता नहीं रहती, इसके कारण ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ के आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो महत्तम पूर्णांक का कॉन्सेप्ट पूरा दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी हमने पिछले बार संबंध और फलन पढ़ा है, उसमें भी ज़रूरत पड़ी थी, बल्कि डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो महत्तम पूर्णांक का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये याद रखो, एक बार अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है।
हालांकि जब भी क्वेश्चन आता तब हम इसकी बात जरूर करते हैं ना, संबंध फलन में भी हमने इस पर डिस्कशन किया था, देखना। लेकिन मान लिया जाए कि -1.1 -1.2 -1.3 -1.4 नेगेटिव है ना, इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा? ऋणात्मक है। अब मैंने यहाँ पर तो फिर गड़बड़ बता दी आपको। मैंने क्या बोला कि दशमलव के पहले वाली जो संख्या रहेगी वो उसका आंसर होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है देखना, फिर से और एक बार, यहाँ पर दशमलव के पहले वाली संख्या क्या है? -1 है, लेकिन ये नहीं है। देखना ये वाली सारी की सारी संख्या क्या कहाँ पर है? इसके और इसके बीच में है क्या? -1.1 -1.2 -1.3 -1.4 सारी की सारी संख्या इसके बीच में है। और जब इसके बीच में है तो इसका जो मान होगा ये वाला होगा, -2 होगा। सबका मान क्या होगा? -2। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा याद रखना, कोई भी संख्या हो जहाँ पर आ रही है ना, इस स्लॉट में आ रही है ना, तो इसका मतलब इधर वाला नहीं होगा, इधर वाला होगा। इसके बीच की जितनी भी संख्या रहेगी उसका मान इतना होगा, इसके बीच की जितनी भी संख्या रहेगी उसका मान इधर वाला होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का मान। इसके बीच की जितनी भी संख्या रहेगी उसका मान क्या होगा? 0 होगा। इसके बीच की जितनी भी संख्या रहेगी उसका मान 1 होगा। देखिए ये किसके बीच की संख्या है? 0 और 1 के बीच की संख्या, तो इसका मान कितना होता है? 0 लिखा था ना मैंने, 0। 2 और 3 के बीच की संख्या है इधर, तो इसका मान कितना होगा? 2 होगा, मतलब इधर वाला पूर्णांक। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर g ऑफ x दिया गया फंक्शन, दिया गया फलन g ऑफ x इक्वल टू कितना दिया है? x माइनस महत्तम पूर्णांक x। ठीक है, हम यहाँ पर मान लेते कि माना k क्या है? k एक इंटीजर है, मतलब प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक, प्राकृत संख्या की बात की है, कुछ बोला भी है कि इसमें पूर्णांक की बात की है, तो हमने एक पूर्णांक ले लिया, पूरा अंक है कि एक प्राकृत संख्या है हमारे पास। ठीक, अब g ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब k है ना प्राकृत संख्या, तो k माइनस k, ये क्या है? प्राकृत संख्या। और एक बार देखना, मैंने ऐसा लिखा था इसको 0 या 1.1 1.1 1.2 ऐसा डैश 1.9, इनका सबका मान कितना होता है? इसका सबका मान कितना होगा? 1 होगा, होगा कि नहीं? 1 और 2 के बीच में है सारी संख्या, तो इसका मान 1 होगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली यहाँ पर अगर 1 है तो इसका भी मान 1 होगा, ये भी याद रखना भाई। 1 से ज़्यादा और 2 से कम जितनी भी संख्या रहेगी, 1 या 1 से ज़्यादा और 2 से कम, उसके सबके आंसर क्या हो गए? 1 हो गए। इसका मतलब क्या है? k क्या है? एक हमारे पास में पूर्णांक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पूरे अंक का आंसर क्या होगा? पूर्णांक ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? k माइनस k इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि k क्या है? एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। क्लियर ना? ये पूर्णांक है। अब लिमिट x टेंस टू k और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, देखना लिमिट, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं हम पहले, फिर उसके बाद में राइट हैंड लिमिट देखेंगे। लिमिट x टेंस टू k माइनस, और फंक्शन ऑफ x का मान कितना है? ये वाला ब्रैकेट लगाता हूँ, नहीं तो और कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, ये x माइनस x ऐसा है, इज इक्वल टू, समझना है। यहाँ पर फिर से और एक बार, यहाँ पर फंक्शन सिंपल है, फंक्शन का मान निकाल दिया, क्योंकि फंक्शन का मान दिया ये वहाँ k रख दिया, और हमें मालूम है कि अगर k पूर्णांक है तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा, k होगा, और k माइनस k 0 हो गया। यहाँ लिख भी दिया क्योंकि ये k क्या है? एक पूर्णांक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में जैसे कि वैसे लिखा अभी हमने फंक्शन। अब लिमिट जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख देते हैं? हम k रख देते हैं। देखना लेफ्ट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगा? k माइनस k, ये क्या हो जाएगा? k माइनस 1। नहीं आया समझ में? k माइनस 1 नहीं आया समझ में?
यहाँ पर क्या है, k है। मान लिया जाए कि यहाँ पर जो है ना, ये मैंने क्या लिखा, कोई भी पूर्णांक लिख दिया, जैसे 3 लिख दिया, मान लिया ये क्या लिखा, इस पूर्णांक में कितना लिखा, 3 लिखा है। 3 लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, अगर सपोज करें कि यहाँ पर ये क्या 3 है, 3 से यहाँ क्या लिखा मैंने ब्रैकेट में 3, और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 3 से इधर, 3 से इधर, 3 से थोड़ा सा अगर इधर आएगा तो क्या होगा, 3 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, नहीं आया। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, फिर से चलो यहाँ पर 2 लिखता हूँ मैं, हैं 2 और 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। यहाँ पर मैंने 2 लिखा, 2 से थोड़ा सा कम क्या है, 1.9 है, कितना है 1.9 है क्या, और 1.9 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 2 का मान कितना होता है 2। तो देखिए 2 से थोड़ा सा अगर कम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो 2 से कम होगा, या 1.9999 होगा, ये मान लो आप। तो इतने का मान क्या होता है, 1 होता है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि महत्तम पूर्णांक का मान कितना होता है, इसका जो पूर्णांक होता है वो तो कितना होगा, 1 होगा। तो इसकी अपेक्षा ये क्या है, एक कम है। फिर से और एक बार, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की जाती है तो उस पॉइंट से थोड़ा सा कम लिया जाता है, और थोड़ा सा कम लेंगे तो थोड़ा सा कम क्या होगा, डायरेक्ट थोड़ा भी अगर आप इसको कम करोगे ना तो सीधा इसका मान 2 से 1 हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसका मान क्या था, k था, तो k माइनस 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k से k कैंसिल, तो 1 हो गया इसका मान। अब राइट हैंड लिमिट तथा पुनः लिमिट x टेंस टू k प्लस फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k प्लस, और यहाँ पर क्या है, x माइनस x, ठीक, क्या हो जाएगा k, देखना भाई, अब माइनस k नहीं है, प्लस है मतलब राइट हैंड लिमिट मतलब x का मान लिया जाए, मैंने 2 लिखा, 2 से अगर थोड़ा सा ज़्यादा, देखना यहाँ पर अब मैंने कितना लिखा, 2 का मान कितना है 2। अच्छा 2 से थोड़ा सा अगर ज़्यादा करेंगे, राइट हैंड लिमिट 2 से थोड़ा भी ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.1, और 2.1 का मान कितना होगा, 2 होगा, 2.2 का भी मान 2 होगा, 2.3 का भी मान 2 होगा, 2.4 का भी मान 2 होगा। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पर 2 से बड़ा मतलब अपन 5 ले लेते, थोड़ा सा बड़ा मतलब माइनर सा, यहाँ पर क्या है प्लस एच लिखा जाता है, वैसे क्या है इसमें क्या किया जाएगा, प्लस एच किया जाएगा, तो उससे ये समझ में आता है कि थोड़ा सा ज़्यादा। हालांकि इस क्वेश्चन में हमने प्लस एच का यूज़ इसलिए नहीं किया, माइनस मतलब मीन्स आप ये याद रखो कि इससे थोड़ा छोटा, थोड़ा मतलब बिल्कुल उससे जस्ट बगल वाला, और ये क्या है थोड़ा ज़्यादा। तो k माइनस के इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो हम यहाँ पर बोलेंगे अतः फंक्शन ऑफ एक g ऑफ x का मान, या g ऑफ k बोलो ना, k के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना हम, g ऑफ k का मान कितना है भाई, g ऑफ k का मान 0 है, और इसका मान कितना है 1 है, नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k, और लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ k, और इज इक्वल टू इसका मान कितना है 1 है, नॉट इक्वल टू, है ना, नॉट इक्वल टू इसके बराबर ये नहीं है और इसके बराबर ये नहीं है, लिमिट x टेंस टू k और प्लस फंक्शन ऑफ k, ये तीनों क्या है बराबर नहीं है, इसलिए यह फलन का अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पर बोला है ना, दर्शाइए कि g ऑफ x का परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। अतः g ऑफ x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत होगा। और इति सिद्धम, हमें सिद्ध करने के लिए बोला था, हम बोलेंगे इति सिद्धम। ये वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये और एक बार थोड़ा सा समझ लो, है ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते मिलते जाएंगे। मेरे ख्याल से ये तो हम समझ गए कि 2 से और 3 के बीच में जितनी भी संख्या रहेगी सबका मान 2 होता है, महत्तम पूर्णांक अगर
3 और 4 के बीच में जितनी भी संख्या रहेगी 3 या 3 से बड़ी और 4 से छोटी, तो उसका मान कितना होगा? 3 ही होगा। ठीक है, कम की ओर। यहाँ पर हमने माइनस लगाया, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या है? के जो भी रख रहे हैं हम, के से 1 कम हो जाएगा क्योंकि जस्ट छोटा हमने यहाँ पर बताया था। और राइट हैंड लिमिट में 2 या 2 से ज़्यादा, राइट हैंड मतलब 2 से ज़्यादा, तो उसका भी मान कितना होगा? 2 होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हमने क्या लिखा है? इसको के, और इसको भी क्या होगा? के लिखा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है इतना ही रहेगा और लेफ्ट हैंड में क्या होगा? 1 कम हो जाएगा। इसकी अपेक्षा अगर हम यहाँ पर 2 का मान उतना ही रहेगा और 2 से 1 कम अगर कर दिया जाए तो कितना होगा? इसका मान 2 है और इसका मान कितना? 1 है। इसकी अपेक्षा इसका मान कितना? 1 कम है, इसलिए मैंने k-1 लिखा है। ठीक, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या फलन ऑफ x से इक्वल टू इतना द्वारा परिभाषित फलन x से इक्वल टू पाई पर है? क्या है? परिभाषित फलन x से इक्वल टू पाई पर है। कहने का मतलब x से इक्वल टू पाई पर ये सतत है या नहीं है, ये हमें पूछा है। हमें ये बोला है कि ये क्या सतत है, तो हाँ या ना में आंसर देना है। अब हाँ या ना में आंसर देना है, देखना फिर से। फलन ऑफ x इक्वल टू कितना दिया है? फलन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 और x इक्वल टू पाई दिया है, x इक्वल टू पाई दिया है। बस ये मेन है। इस पॉइंट पर हमें देखना है कि ये सतत है या नहीं है। और एक मज़ेदार बात, इसको चेक करने के लिए x इक्वल टू पाई पर बोला है ना, ये x इक्वल टू पाई की बात की है। इसके लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और इस पॉइंट पर चेक करेंगे, यही तो होता है। अब यहाँ पर क्या है? x इक्वल टू पाई है। इसके लेफ्ट हैंड में क्या लेंगे हम? तो लेफ्ट हैंड में क्या है? पाई से थोड़ा सा कम और पाई से थोड़ा सा ज़्यादा, बस सिंपल है काम। पाई से 1 कदम पीछे और पाई से 1 कदम आगे। कहने का मतलब हमारे पास में मान लिया जाए कि जो 1 कदम पीछे और 1 कदम आगे की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? h, हम उसको मान लेते कि x में से h कम या x में से h ज़्यादा। ठीक है, कहने का मतलब पाई प्लस माइनस h या पाई प्लस h। भाई हम क्या कर रहे हैं? इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, पाई पर निकाल रहे हैं, तो पाई से हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी तो चेक करेंगे कि नहीं। तो h पाई माइनस h के लिए सॉल्व करेंगे और पाई प्लस h के लिए सॉल्व करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि x टेंस टू कौन है? पाई है। देखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, x टेंस टू पाई। और हमने क्या किया? अब यहाँ पर x इक्वल टू क्या सपोज किया? x इक्वल टू सपोज किया पाई माइनस h। अगर x टेंस टू पाई है, x का मान कितना है? पाई की ओर है, तो h का मान कहाँ होगा? 0 की ओर होगा। क्लियर सी बात है ना भाई, h का मान 0 होगा, तब ये क्या हो जाएगा? h टेंस टू 0, तब तो ये संतुष्ट करेगा। फिर से और एक बार, x का मान क्या है? पाई है। तो हमने अगर x का मान पाई माइनस h रखा, तो इसका मतलब क्या होगा कि x टेंस टू पाई तभी पॉसिबल है जब h टेंस टू क्या होगा? 0 होगा। इसका मान 0 होगा तभी तो ये जैसे कि वैसे आ पाएगा ना। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिया गया फलन क्या होगा? फलन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5। तो x इक्वल टू पाई के लिए, इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो फलन ऑफ पाई का मान कितना होगा? पहले तो फलन का मान रख दो, फिर लेफ्ट हैंड लो, फिर राइट हैंड लो, सिंपल काम। फलन ऑफ पाई का मान कितना होगा? पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। तो पाई स्क्वायर साइन पाई का मान कितना होता है? 0 प्लस 5। तो फलन ऑफ पाई का मान कितना हो गया? इतना हो गया। ठीक, अब देखिए, एग्जैक्ट इस पॉइंट पर हमने मान ज्ञात कर लिया। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में, अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू पाई और माइनस के लिए ले रहे हैं। माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, देखना लिमिट h टेंस टू 0, एकदम से चेंज है ना। इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आई नहीं मालूम, अभी बताऊंगा मैं बगल में, वो उधर बताया है मैंने। ठीक है, और फंक्शन ऑफ x माइनस h या पाई माइनस h,
पाई माइनस एच। ठीक नहीं, फिर से यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि क्या एक्स इज इक्वल टू क्या हमने रखा, पाई माइनस एच रखा, जब एक्स टेंस टू पाई, भाई एक्स टेंस टू क्या है, पाई है, तब क्या हो जाएगा, तब एच टेंस टू जीरो। भाई एच का मान एक्स पाई होगा, एक्स का मान पाई होगा, तब एच का मान जीरो होगा, तभी तो होगा ना, तभी संतुष्ट करेगा। जहाँ जहाँ एक्स है फलन में, वहाँ पर क्या रखना है हमें, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखना, पाई माइनस एच रखना है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और पाई माइनस एच होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच और प्लस 5, और ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई एच प्लस एच स्क्वायर माइनस साइन ये कास बी, साइन पाई कास एच प्लस प्लस हो माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस कास पाई साइन एच, ठीक है, और प्लस 5 इज इक्वल टू, अब देखना जहाँ जहाँ एच है वहाँ पर क्या रखना है, हमें जीरो रखना है। तो जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस साइन जीरो, साइन पाई का मान कितना होता है, जीरो होता है, जीरो प्लस साइन एच, और एच का मान जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस 5 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। मतलब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर निकाल दी। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। समझ में आई ना बात, और नहीं आई तो अब और एक बार समझ लेते हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड निकाली, अब राइट हैंड लिमिट निकालते। लिमिट एच एक्स टेंस टू पाई और प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। ठीक है, राइट हैंड लिमिट है तो हम क्या लिखेंगे, पाई प्लस एच। ठीक है, देख रहा है, ये जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो एल लिखा जाए, है ना। कई बार क्या आपने देखा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसा लिखते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो जरूरी नहीं है। हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया तो इसका मतलब वही लेफ्ट हैंड लिमिट है, यहाँ प्लस लिख दिया तो इसका मतलब वही राइट हैंड लिमिट है, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने क्या किया, माना एक्स इज इक्वल टू पाई प्लस एच, तो एक्स टेंस टू, जब एक्स टेंस टू पाई है तब क्या होगा, एच टेंस टू जीरो होगा। अब वैल्यू रख देते हैं हम, देखना जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर पाई प्लस एच रखना है, तो पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5 पाई स्क्वायर, और ये लिमिट है ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो पाई स्क्वायर प्लस 2 एच पाई एच प्लस एच स्क्वायर माइनस साइन पाई कास एच माइनस कास पाई साइन एच, ठीक है, प्लस 5। अब जहाँ जहाँ पाई एच दिखाई दे रहा हो वहाँ पर एच जीरो रखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जहाँ एच है वहाँ पर जीरो रखना है। साइन पाई का मान कितना होता है, जीरो, और साइन एच का मतलब जीरो रखेंगे तो साइन जीरो भी क्या होता है, जीरो होता है, और प्लस 5 बचा। चूँकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन पाई इज इक्वल टू साइन जीरो इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो, यहाँ पर भी ऐसे ही हम लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि फंक्शन ऑफ पाई का मान, फंक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सबके मान क्या है, पाई स्क्वायर प्लस 5 है। देखिए, तो लास्ट में लिखेंगे हम फंक्शन ऑफ पाई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये क्या है, तीनों बराबर है, अतः फलन एक्स इज इक्वल टू पाई पर सतत होगा, परिभाषित होगा या कि सतत होगा। तो दोनों का मतलब एक ही, परिभाषित है इसका मतलब सतत है, ठीक है ना। परिभाषित इसको बोलते हैं ना भाई, एक वक्र गया और दूसरा वक्र ये यहाँ से ऐसा आ गया,
इस बिंदु पर ये परिभाषित है क्या भाई? दोनों वक्र एक ही है क्या? नहीं, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है क्या, सतत है क्या, असतत है। यहाँ पर कट हो गया ये भाई, इधर अलग ट्रेन से जा रहा आदमी और यहाँ पर दूसरी ट्रेन में बैठ के निकल गया। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिली है क्या? नहीं मिली। ये वाली 1 नंबर के प्लेटफॉर्म पर आई थी, ये 3 नंबर के प्लेटफॉर्म पर आई और यहाँ से हमें पैदल चलना पड़ा। और एक भी प्लेटफॉर्म पर आई तो कहीं ना कहीं तो हम एक ट्रेन से उतर के दूसरी ट्रेन में बैठे, मतलब दोनों डिसकनेक्ट हो गए, ठीक है ना। तो वहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, हमें इसका सातत्य पर विचार करना है। और क्लियर सी बात है कि यहाँ पर क्या है, साइन एक्स और कास एक्स दोनों का प्लस किया है। तो हम क्या करते, पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते। पहले कॉन्सेप्ट देखना, हमारे पास में एक वक्र दिया हुआ है, इस प्रकार से कोई वक्र दिया हुआ है, क्लियर है। जब वक्र दिया है और इस वक्र के लिए हमें सातत्य पर जांच करनी है, तो इस वक्र पर सातत्य की अगर जांच करनी है तो हम ये मान लेते कि एक्स इक्वल टू क्या है, सी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्स इक्वल टू सी, मतलब एक्स का मान किसी भी वास्तविक संख्याओं के लिए हम चेक करेंगे। इससे पहले भी हमने जैसे किया था कि 2 वक्र साथ में रहा करते थे और 2 वक्र के लिए हम जब यहाँ पर इस बिंदु के लिए सॉल्व करते थे, एक्स इक्वल टू मान लिया जाए 1 है, तो यहाँ से हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, यहाँ से राइट हैंड लिमिट निकालते थे और इस पॉइंट पर लिमिट निकालते थे। क्लियर होगी बात। फिर उसके बाद हम ये बता देते थे कि इस पॉइंट पर ये क्या है, सतत है या नहीं। अगर तीनों बराबर है तो सतत होगा, अदरवाइज सतत नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते थे कि ये लेस देन के लिए एक्स का मान 1 से लेस देन के लिए इधर वाला वक्र लेते थे, और जब लेस देन लेते थे तब ये वाला वक्र लेते थे, और जब ग्रेटर देन लेते थे तो ये वाला वक्र लेते थे। और जब लेस देन या ग्रेटर देन की कंडीशन में क्या करते थे, हम फंक्शन ऑफ सी का मान निकालते थे और लिमिट एक्स टेंस टू सी और फंक्शन ऑफ एक्स का मान निकालते थे। और दोनों का मान निकालने के बाद अगर दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कोई मतलब नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है, फंक्शन तो एक ही है ना। लेफ्ट हैंड राइट हैंड तब करेंगे जब हमारे पास में इस क्रिटिकल पॉइंट पर अलग अलग फलन हैं, तब करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर एक ही फलन है तो हम एक से ही काम चला लेंगे, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से भी करेंगे तो आंसर तो उतना ही आना है, क्योंकि फंक्शन भी वही है और चर भी वही है। तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते, सरल कर देते, उसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है। यहाँ पर देखना, ऐसे क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में भी मिलेंगे, वहाँ पर भी यही काम करना है जैसा सरल अभी हम कर रहे हैं, वही काम करना है। फलन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कास एक्स। देखना यहाँ ध्यान देना, कास एक्स यहाँ पर क्या है, 2 पदों में है ये, उसको एक पदों में हम कन्वर्ट कर लेते ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। तो अगर हम ऐसा कर दे कि 1/√2 का मल्टीप्लेसन इसमें भी कर दे, इसमें भी 1/√2 का मल्टीप्लेसन कर दे, तो 1/√2 का मल्टीप्लेसन किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 का मल्टीप्लेसन होगा। क्लियर है बात। कहने का मतलब √2 का अंदर मल्टीप्लेसन करेंगे तो जैसे कि वैसे ही आ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी अगली स्टेप में समझ में आएगा, देखना। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इंटीग्रेशन वगैरह में भी वहाँ पर भी कई बार ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा हमें। साइन एक्स और 1/√2 कास 45 डिग्री की वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है ना, प्लस साइन कास एक्स और साइन π/4, ये किसकी वैल्यू होती है, 1/√2 ही क्यों लिया, क्योंकि π/4 साइन π/4 भी 1/√2 होता है और कास π/4 भी 1/√2 होता है। तो इस प्रकार से लिख दिया। इसको हम लिख सकते हैं √2 साइन एक्स प्लस π/4, ये हो गया। और ये क्या, फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। क्लियर है इतना। अब हम इसको चेक करेंगे जैसा कि यहाँ पर बताया था हमने कि फलन आप सी पर चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद में लिमिट पर चेक कर लेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू सी पर क्या हो जाएगा, फलन ऑफ सी इज इक्वल टू √2 साइन एक्स प्लस सी प्लस π/4, ये हो गया। इसी प्रकार पुनः लिमिट एक्स टेंस टू सी, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कोई चक्कर नहीं है इसमें, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू
सी, और फंक्शन का मान क्या है, √2 साइन x प्लस पाई बाय 4, तो इज इक्वल टू √2 और साइन c प्लस पाई बाय 4, ये हो गया। अब यहाँ पर देखना, ये फलन ऑफ x का मान और इसका मान क्या है, बराबर है। अतः फलन ऑफ c का मान बराबर से फलन ऑफ लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c, और फलन ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है। अतः सभी वास्तविक संख्याओं के लिए फलन क्या है, फलन सतत है। और हमने यहाँ पर बता दिया। क्लियर है ना, बात सिंपल काम है। ठीक, हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, एक पद में लिखा और इस प्रकार से हमने इसको c के लिए सॉल्व किया। तो c के लिए तो फलन ऑफ c का मान और लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू c का मान, दोनों का मान बराबर है। अब ये वाला फलन ऑफ x इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, फलन ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, सेम तो कंडीशन दिखाई दे रही है इसमें, साइन x माइनस कास x। क्या किया जाए, 1/√2 ऐसा पद है कि जो कि साइन का भी मान, साइन पाई बाय 4 का भी मान 1/√2 होता है, और कास पाई बाय 4 का भी मान 1/√2 होता है। तो हम इसमें क्या करते थे, कास पाई बाय 4, या तो फिर अगली स्टेप में करूँगा मैं। ठीक है, इसमें जगह नहीं छोड़ी है मैंने, साइन x। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस कास x। क्या कर रहे हैं हम, इसमें 1/√2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसमें भी 1/√2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो √2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 1/√2 इससे कॉमन निकल के इससे कैंसिल, तो जैसे कि वैसे हमारे पास पद मिलने वाला है। अब √2 और ये क्या हो जाएगा, साइन x इंटू कास पाई बाय 4 माइनस कास x इंटू साइन पाई बाय 4, और ये हो जाएगा √2 और साइन x माइनस पाई बाय 4। ये हो गया फंक्शन ऑफ x। ठीक, तो √2 साइन x माइनस पाई बाय 4, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन आ गया। अब x इज इक्वल टू c पर क्या हो जाएगा, फलन ऑफ c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 साइन c माइनस पाई बाय 4, और पुनः क्या हो जाएगा भाई, ये लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, और फंक्शन ऑफ x का मान ये है √2 साइन x माइनस पाई बाय 4, और वैल्यू रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू c √2, और लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 साइन पाई बाय 4 माइनस c माइनस पाई बाय 4, c माइनस पाई बाय 4, और ये है इसका मान, लिमिट x टेंस टू c फंक्शन ऑफ x का मान। इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर देखते हैं हम, तो ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया। यह फलन ऑफ x या c इज इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू c फंक्शन ऑफ x बराबर हो गया। अतः हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, सतत होगा। क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल काम है। थर्ड पार्ट देखते हैं हम, और थर्ड पार्ट में भी यही काम करना है। ठीक है, तीनों के लिए बोला है ना, फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। तो हम इसमें भी बोलेंगे कि ये भी वास्तविक, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या है, सतत है। c मतलब एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, हमने जो c लिया, अचर लिया, और अचर क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तीसरा पार्ट क्या है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन x कास x। इसको वैसे तो है एक ही पद में, ठीक है, दो गुणनफल के रूप में हम सिंगल पद में इसको लिख देते। देखना, हमें मालूम है कि 2 साइन x कास x का एक फार्मूला होता है साइन 2x, तो 1/2 इंटू 2 साइन x कास x। फार्मूले मालूम होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, तब कॉन्सेप्ट फटाफट याद आते हैं ना। और ये वाला फार्मूला तो कई बार हमने 11th क्लास में यूज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, हम x इज इक्वल टू c वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए ऐसा लिख सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि c बिलोंग्स टू r। सारे क्वेश्चनों में लिख सकते हैं हम c बिलोंग्स टू r, मतलब जो हमने c लिया है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। अब
फंक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2c, और तथा लिमिट x टेंस टू c और फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट x टेंस टू c और फलन ऑफ x का मान कितना है भाई, फलन ऑफ x का मान 1/2 साइन 2x और वैल्यू रखेंगे तो 1/2 साइन 2c। ये किसका मान है, लिमिट x टेंस टू c और फलन ऑफ x का मान, है ना। तो तब हम यहाँ बोलेंगे कि फलन ऑफ c इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c फंक्शन ऑफ x, ये दोनों क्या है बराबर है, अतः यह भी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक अलग अलग पद थे, तो हमने क्या उसको एक पद में कन्वर्ट किया और फिर उसके बाद में सातत्यता की जांच की। बस यहाँ याद रहे कि ये क्या है सिंगल फलन है, एक फलन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से नहीं कर सकते। यहाँ पर माइनस लिख दो, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस में उतना ही आएगा क्योंकि फलन वही है फिर और एक स्टेप लिख दो, प्लस कर दो, और उसमें भी उतना ही आएगा क्योंकि फलन लेफ्ट हैंड में भी वही फलन है और राइट हैंड में भी वही फलन है। तो कहने का मतलब अगर मान लिया जाए कि ये इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, इसका सपोज करें कि ऐसा कुछ ग्राफ है और किसी भी बिंदु पर एक बिंदु एक से इक्वल टू सी पर हम सातत्यता की जांच कर रहे हैं, सी क्या है एक वास्तविक संख्या है, इसके इधर भी वही ग्राफ है और इसके उधर भी वही ग्राफ है, ग्राफ तो एक ही है ना अपने पास, और जब एक ही है तो इसी पॉइंट पर वास्तविक संख्या के लिए ज्ञात करेंगे, तो लेफ्ट हैंड में भी वही है राइट हैंड में भी वही है, तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, वो एक साथ में भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट।